बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सामाजिक अनुसंधानों में हमने निदर्शन के बारे में पढ़ा और ये देखा कि निदर्शन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आज हम देखेंगे निदर्शन के प्रकार क्या हैं, किस प्रकार से हम अनुसंधान में निदर्शन का चुनाव करते हैं, अर्थात कि सैंपल का चुनाव करते हैं। निदर्शन के दो प्रमुख प्रकार हैं। पहला है संभावना निदर्शन, दूसरा है असंभावना निदर्शन, अर्थात प्रायिकता निदर्शन और अप्रायिकता निदर्शन। संभावना निदर्शन के अंतर्गत अलग अलग प्रणालियाँ आती हैं। उसके पहले हम ये देखेंगे कि संभावना निदर्शन का तात्पर्य क्या है। संभावना निदर्शन दैव निदर्शन वह निदर्शन है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना रहती है और उसे समान अवसर भी प्राप्त होते हैं। इसमें समग्र की इकाइयों के व्यक्तिगत महत्व को समाप्त कर उसके आधार पर उसके स्थान पर संभावना को प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, जिसमें समग्र की सभी इकाइयों के निदर्शन में चुने जाने की समान संभावना होती है। निदर्शन में आने के लिए प्रत्येक इकाई को स्वतंत्रता भी प्रदान कर दी जाती है, क्योंकि सभी के जो है स्थिति समान एक जैसी होती है, तो किसी भी इकाई के चुने जाने की संभावना पूरी बनी रहती है। जओदा कहते हैं कि संभाव्यता निदर्शन की अनिवार्य विशेषता यह है कि कोई भी जनसंख्या की प्रत्येक इकाई के लिए निदर्शन में सम्मिलित होने की संभावना की गणना कर सकें। इस विधि में निदर्शन का चुनाव ऐसी पद्धतियों के द्वारा किया जाता है जिसमें अवसर मौजूद रहता है। यही नहीं बल्कि इसमें सांख्यिकी आधार पर गणना करके यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि कौन सी इकाई के निदर्शन में चुने जाने की संभावना है। जओदा ने संभावित निदर्शन या दैव निदर्शन की 3 विधियों का उल्लेख किया है। पहला सरल दैव निदर्शन, दूसरा सीमित या स्तरीकृत दैव निदर्शन और तीसरा बहुस्तरीय दैव निदर्शन। निदर्शन के द्वारा चुने गए सैंपल को जो समस्त समूह का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें सबसे पहला प्रकार के जो विश्वसनीय प्रकार माना जाता है वह है सरल दैव निदर्शन। सरल दैव निदर्शन की यह विधि जो है सब जगह सर्वाधिक प्रचलित है। इस विधि का महत्व इस दृष्टि से भी है कि क्योंकि संभावित निदर्शन की अन्य विधियां भी निदर्शन के अंतिम चुनाव में इसी विधि का प्रयोग भी करती हैं। जओदा कहते हैं कि एक सरल दैव निदर्शन का चुनाव ऐसी प्रक्रिया से किया जाता है जो न केवल समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में आने का समान अवसर देती है, बल्कि इच्छित मात्रा में तत्वों के प्रत्येक संभावित समन्वय का समान रूप से चुनाव करती है। पार्टन कहते हैं कि जब चुनाव की विधि ऐसी हो कि समग्र की प्रत्येक इकाई तथा तत्व के चुने जाने का समान अवसर हो, तो वह सरल दैव निदर्शन माना जाएगा। गुडेव हेड कहते हैं कि दैव निदर्शन में समग्र की इकाइयों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाता है कि चयन प्रक्रिया उस समग्र की प्रत्येक इकाई को चुनाव की समान संभावना प्रदान करती है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि दैव निदर्शन के अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई के निदर्शन में चुने जाने का समान अवसर होता है। उदाहरण के लिए लॉटरी विधि में किसी भी इकाई के चुने जाने की पूर्णतया संभावना होती है और इस प्रकार की विधि का प्रयोग हम जगह जगह पर भी देखते हैं। फिर दैव निदर्शन में प्रत्येक इकाई का चुनाव स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात इकाई का चुनाव दूसरी इकाई के चुनाव को प्रभावित कदापि नहीं करता है। ऐसा नहीं कि एक इकाई चुनी गई तो उसका प्रभाव दूसरी पर पड़ेगा, नहीं। इस विधि द्वारा चुने गए निदर्शन में विश्वसनीयता का गुण पाया जाता है। दैव निदर्शन द्वारा चुने गए निदर्शन प्रतिनिधात्मक होते हैं, अर्थात इस विधि द्वारा चुने गए निदर्शन में गुण और लक्षण वही होते हैं जो समग्र में होते हैं। और दूसरा यह है कि निदर्शन के अध्ययन के आधार पर जो परिणाम प्राप्त किए जाते हैं वे परिणाम उस निदर्शन के लिए सही नहीं होते, बल्कि समग्र के लिए भी सही होते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे समग्र इकाइयाँ स्पष्ट होनी चाहिए, उनकी सूची तैयार की जानी चाहिए, इकाइयों का आकार लगभग समान होना चाहिए, प्रत्येक इकाई एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए, निदर्शन चयन की विधि स्वतंत्र होनी चाहिए, अध्ययनकर्ता की प्रत्येक इकाई तक सुलभ होनी चाहिए, चुनी हुई इकाई को न तो छोड़ा जाना चाहिए और न ही उसका प्रतिस्थापन करना चाहिए। अब हम देखेंगे सरल दैव निदर्शन की चुनने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। इसमें इसकी विधियाँ हैं लॉटरी विधि, ये सरल दैव निदर्शन की पद्धतियाँ हैं। पहला है लॉटरी विधि। लॉटरी विधि के अंतर्गत समग्र की सभी इकाइयों के नाम अथवा नंबर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखकर उन्हें मोड़ लिया जाता है। इन सभी कागज़ की चीटों को किसी बर्तन या बॉक्स या झोले में डालकर अच्छी तरह से हिला दिया जाता है।
ताकि वे भली भांति मिल जाएं। इसके बाद निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा या स्वयं आंखें बंद करके उतनी ही कागज़ या चिट निकाल ली जाती है जितने की इकाइयाँ निदर्शन में सम्मिलित करनी है। इस प्रकार जो इकाइयाँ दैव योग से चुनाव में आ जाती हैं, यानी जिन्हें लकीली हम बोलते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा लॉटरी में पुरस्कार निकालने के लिए भी यही विधि उपयोग में ली जाती है। फिर है दूसरा कार्ड या टिकट विधि। कार्ड प्रणाली लॉटरी विधि का ही परिवर्तित रूप है। इसमें समग्र की सभी इकाइयों के नाम, नंबर अथवा कोई प्रतीक एक ही रंग, आकार और मोटाई के कार्डों या टिकटों पर अंकित कर दिए जाते हैं। इन कार्डों को एक ड्रम में डालकर खूब हिलाया जाता है और एक कार्ड निकाल लिया जाता है। इसके बाद फिर ड्रम को हिलाया जाता है और दूसरा कार्ड निकाला जाता है। इस प्रकार ये क्रिया उतनी ही बार की जाती है जितनी की हमें इकाइयाँ चुननी हैं। इसमें भी हर एक इकाई के आने की संभावना रहती है। तीसरा है टिपट प्रणाली। प्रोफेसर टिपट ने 4 अंकों वाली 10,400 संख्याओं की सूची बनाई और इन संख्याओं को बिना किसी क्रम के कई पृष्ठों पर लिख दिया। इनमें से कुछ संख्याएं ऐसी थी जैसे 2952, 6641, 1112, 1405, 9025, 2051। इस तरह से टिपट संख्याओं में निदर्शन चुनने का तरीका इस प्रकार है। माना कि हमें 500 में से 30 छात्रों का निदर्शन निकालना है, सैंपल निकालना है, तो पहले हम सभी 500 छात्राओं के नामों को क्रमवार लिख लेंगे। फिर टिपट संख्या की पुस्तक का कोई एक पृष्ठ खोलकर उसमें से प्रथम 30 संख्याओं को नोट कर समग्र में से उन्हीं संख्याओं को अध्ययन के लिए चुन लेंगे। यदि समग्र की कुल इकाइयों की संख्या कम है या हमारा मान लो ये सैंपल अधूरा रह गया है, तो हम वापस 1 नंबर की संख्या पर जा कर के वापस से उसके आगे उसके स्थान पर आगे वाली संख्या को लिख देंगे और इस तरह हम अपनी इकाइयों का चुनाव करेंगे। फिर है ग्रिड प्रणाली। इस विधि का उपयोग भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए किया जाता है। यदि किसी नगर, प्रदेश या क्षेत्र में से कुछ इकाइयों का चयन करना हो तो पहले उस क्षेत्र का नक्शा तैयार किया जाता है, यानी कि मैप तैयार करते हैं। इस नक्शे पर ग्रिड प्लेट को रखा जाता है। यह ग्रिड प्लेट सेल्यूलाइड अथवा किसी पारदर्शक पदार्थ से बनी होती है। इस प्लेट में वर्गाकार खाने बने रहते हैं जिन पर कुछ नंबर लिखे होते हैं। यह पहले से ही तय कर लिया जाता है कि निदर्शन में कितनी इकाइयों का चयन करना है, उतनी ही वर्गों को पहले से काट लिया जाता है। ग्रिड को मानचित्र पर रखकर, मैप पर रखकर जितने कटे हुए भागों पर मानचित्र का क्षेत्र आता है उन पर निशान लगा दिया जाता है और उन्हें अपना सैंपल या निदर्शन मानकर उसको अध्ययन में शामिल कर लिया जाता है। तो दैव प्रणाली के गुण क्या हैं? वो इस प्रकार है कि देखिए कि जैसे इस विधि में प्रत्येक इकाई के चुने जाने के समान अवसर होते हैं। इस विधि में हर एक इकाई को समान अवसर प्राप्त होता है, स्वतंत्र रहती है और यह विधि एक वैज्ञानिक विधि है जो कि निदर्शन का आधार है। यह निदर्शन की सबसे सरल विधि है, अधिक जटिल नहीं है। इस विधि में निष्पक्षता होती है क्योंकि किसी भी अनुसंधानकर्ता की किसी भी इकाई का पक्षपात करने की संभावना ही नहीं रहती है। इस विधि में समय, धन और श्रम की पर्याप्त बचत होती है, इसलिए यह विधि मित व्ययितापूर्ण है। इस विधि में इकाइयों के चयन में यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि या अशुद्धता रह गई हो तो उसका पता लगाना भी सरल हो जाता है। दैव निदर्शन के दोष। दैव निदर्शन के अंतर्गत दोष हैं, कुछ हानियाँ हैं, जैसे कि इस विधि में समग्र की सूची होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई बार यह सूची उपलब्ध नहीं होती है। यदि समग्र बहुत छोटा है तो सभी इकाइयाँ इतनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि उनका निदर्शन में समावेश अनिवार्य हो जाता है। फिर समग्र में बहुत अधिक विविधताएं हों और सजातीयता का अभाव तो यह विधि उपयुक्त नहीं होती है। जब समग्र का विस्तार बहुत अधिक हो और इकाइयाँ दूर दूर तक फैली हों तब भी उनसे संपर्क करना कठिन होता है। इस प्रकार इसमें कुछ दोषों के बावजूद भी यह निदर्शन की बहुत ही गुणकारी विधि है। यह एक वैज्ञानिक विधि है और इसका प्रयोग अधिकांशतः सैंपल में किया जाता है। दूसरा है सीमित दैव निदर्शन। सीमित दैव निदर्शन में इकाइयों का चुनाव स्वतंत्र या अनियमित रूप से नहीं होता जैसा सरल दैव निदर्शन में होता है। इस विधि द्वारा निदर्शन लेने से पहले यानी सैंपल लेने से पहले समग्र की सभी इकाइयों को पहले क्रमबद्ध कर लिया जाता है, फिर उन्हें कुछ वर्गों या श्रेणियों में बांट दिया जाता है। फिर उसके बाद उसमें से निदर्शन का चुनाव किया जाता है, जिसमें है नियमित अंकन विधि और एक है स्तरीकृत अंकन विधि, जिसकी चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे।